हेलो क्लास, कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिसिटी। और ये वन शॉट सीरीज है, तो इसमें ध्यान रखिएगा सब लोग कि हम इसको एक क्लास में कोशिश करेंगे कि इस पूरे चैप्टर कवर कर दिया जाए। तो इसमें सबसे पहली बात जो हमें पढ़ना है वो चार्ज के बारे में पढ़ना है। चार्ज के बारे में पढ़ना है, ठीक है। देखिए ये पेन है आपका और इसको मैं पेपर के पास ले जा रहा हूं। ये पेन पेपर को अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, यानी ये पेन चार्ज नहीं है। और यही अगर मैं इस पेन को हेयर से रब कर लूं और इसको मैं पेपर के पास ले जाऊं तो ये पेन जो है पेपर को अट्रैक्ट कर ले रहा है, यानी ये पेन आपका चार्ज हो गया, ठीक है। तो भैया चार्ज आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। ध्यान रखिएगा, जब ग्लास को मैं रब करूंगा वूलन क्लॉथ के साथ तो याद रखिएगा कि ग्लास पर जो चार्ज आएगा वो पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जब एबोनाइट को मैं रब करूंगा सिल्क क्लॉथ के साथ तो याद रखिएगा कि एबोनाइट पर नेगेटिव चार्ज आएगा। यानी दो चार्ज है यहां पर। देखिए बड़ा सिंपल सी बात क्या होती है, मैं इसको रब करता हूं तो इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाती है। जिससे बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उस बॉडी पर आने वाला है पॉजिटिव चार्ज, और जिस पर इलेक्ट्रॉन एंट्री मारेगा भाई साहब उस पर आने वाला है नेगेटिव चार्ज। यानी दो टाइप के चार्ज होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक क्या होता है, नेगेटिव। चलिए तो यहां पर हम चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे। जब हम ये चार्ज स्टडी करेंगे यहां पर, और चार्ज किस में होगा, रेस्ट में होगा, तो उसके स्टडी को हम लोग बोलेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। What is electrostatics? The study of charge at rest is called electrostatic या static electricity। ठीक है, चलिए अब उसके बाद पढ़ते हैं हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इसमें चार्ज को हम जब स्टडी करते हैं तो उसको मोशन में स्टडी करते हैं। भैया ध्यान रखना, यही चार्ज है, इसका मैं जब मैं रेस्ट में स्टडी करूंगा तो मैं कहलाऊंगा, ये कहलाएगा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और जब ये चार्ज मोशन में होगा तो इसके स्टडी को हम लोग बोलेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। भाई तो यहां पर चलाया है ना। चलिए तो टाइप ऑफ चार्ज बता चुका हूं मैं आप लोग को। एक होता है टाइप ऑफ चार्ज में आपका एक चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज और एक चार्ज हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकला है तो जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उस बॉडी पर चार्ज होगा पॉजिटिव, और जिस पे एंट्री मारेगा उस पर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, ठीक है। चलिए सर, अगर मैं पॉजिटिव नेगेटिव को पास रखूं या पॉजिटिव पास रखूं तो बताइए क्या होगा, या तो अट्रैक्शन होगा या तो रिपल्सन होगा। देखिए क्या होता है, तो यहां पर अगर मैं दोनों सेम चार्ज रख दूं, मैं दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव रख दूं तो मैं देखता हूं कि ये दोनों आपस में भाई साहब रिपल होते हैं, रिपल। ओके, तो यहां पर क्या बोला मैंने कि सिमिलर चार्जेस रिपल ईच अदर। ओके, नेक्स्ट, अगर मैं अनलाइक चार्ज रख दूं, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये दोनों आपस में अट्रैक्ट होते हैं। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। अब देखिए यहां पर मैं एसआई यूनिट के बारे में बात कर रहा हूं। देखिए एसआई यूनिट इसका होता है कूलम, लेकिन इसका सीजीएस यूनिट भी होता है। एक होता है एबी कूलम, एक होता है स्टैट कूलम। ये हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट यानी 12th क्लास में, ठीक। चलिए अब एक और यूनिट भी होता है जो 10th में पढ़ाया जाता है। एक फॉर्मूला फर्दर I इक्वल्स टू क्यू बाई टी आगे चल के पढ़ेंगे। Q इक्वल्स टू होता है IT, अगर चार्ज का यूनिट कूलम होता है, करंट का यूनिट एम्पियर और टाइम का सेकंड, यानी एम्पियर सेकंड को ही कूलम बोलते हैं। यानी मैं कूलम की जगह एक यूनिट और बोल सकता हूं जो कि है आपका एम्पियर सेकंड। डन है, आगे चलें नेक्स्ट। अच्छा, इससे पहले मैं कुछ फॉर्मूले कराना चाह रहा हूं आपसे। देखिए जो चार्ज का फॉर्मूला होता है वो होता है Q इक्वल्स टू एन। भैया Q स्टैंड फॉर चार्ज, N स्टैंड फॉर भैया एक बॉडी से जितने बॉडी में इलेक्ट्रॉन जाएगा वही N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो E होता है वो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, और ये जो चार्ज होता है वो सबसे मिनिमम पॉसिबल चार्ज होता है। मिनिमम पॉसिबल चार्ज, इससे कम चार्ज पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। और इसी को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज, इसी को बोलते हैं हम लोग क्वांटा। ओके, तो चार्ज का फॉर्मूला हो गया Q इक्वल्स टू एन। सर कहोगे आप कि सर E की वैल्यू बता दो। लो भैया E की वैल्यू सुन लो,
1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। सर अच्छा सॉरी गुलाम, है ना, अगर सर इस बॉडी से 10 इलेक्ट्रॉन गए, कितने इलेक्ट्रॉन गए? 10 इलेक्ट्रॉन, तो सर एन क्या रखूंगा? एन रखूंगा 10। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं कि पूछा जा रहा क्वेश्चन में कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो ताकि उस बॉडी पर 1 कूलम चार्ज आए। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं हम लोग। देखिए पूछा गया है कि इस बॉडी से इस बॉडी में कितना इलेक्ट्रॉन जाए, मतलब एन पूछ रहा है, एन पूछा भाई साहब, तो बोल रहा हूं कि कितना इलेक्ट्रॉन निकले कि इस बॉडी पर चार्ज 1 कूलम आ जाए। तो Q इक्वल टू होता है एनी, Q चाहिए मुझे 1, मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। और जब इसको सॉल्व करेंगे 1/1.6 इंटू 10⁻19, तो इसकी वैल्यू आनी है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। भैया एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा तब जाकर इस वाले बॉडी पर 1 कूलम चार्ज आएगा। और अगर आंसर मैच करेगा तो जरूर आप लोग कमेंट में बताइएगा कि यस सर आंसर आ गया। ठीक, चलिए अब मान लो कि ये एक बॉडी है, ये अपने अंदर चार्ज को क्या करता है? अलाउ करता है ना, फ्लो होने के लिए, तो उसको मैं बोलूंगा कंडक्टर। और जो अपने अंदर चार्ज को फ्लो होने के लिए अलाउ नहीं करेगा भाई साहब, उसको हम बोलेंगे इंसुलेटर। एक और मटेरियल होता है जो होता है सेमीकंडक्टर, लो टेम्परेचर पे बिहेव करता है इंसुलेटर जैसा, और हाई टेम्परेचर पे बिहेव करता है आपका कंडक्टर जैसा। तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे 12th क्लास में। अभी के लिए इतना ही कि सेमीकंडक्टर भी होता है। ठीक है, देखिए इस टॉपिक को पढ़ने से पहले एक छोटा सा पॉइंट ध्यान रखिएगा कि इनफाइनाइट पर पोटेंशियल 0 होता है। ठीक है, इनफाइनाइट पर आपका पोटेंशियल 0 होता है। ठीक, चलिए इधर देखिए। अच्छा, इसको पढ़ने से पहले एक चीज ध्यान रखिएगा, एक टॉपिक हमको पढ़ना है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। कहा जाता है जिस तरह कुत्ते का क्या होता है? इलाका होता है, उसी प्रकार चार्ज का भी क्या होता है? इलाका। कि इस इलाके में अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा तो इस पर फोर्स लगेगा। द स्पेस, देखो ये देखो, ये चार्ज है। अब देखो मैं इसके चारों तरफ फील्ड बना के बहुत नाइंसाफी कर रहा हूं, मतलब एक गोला खींच के, है ना। ऐसा नहीं होता फील्ड का शेप, लेकिन फिर भी जान रखिए कि ये चार्ज अपना एक फील्ड बना रहा है, उसमें अगर दूसरा कोई चार्ज आएगा तो ये वाला चार्ज उस पर फोर्स अप्लाई करेगा। यानी द स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच अनदर चार्ज एक्सपीरियंस अ फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। कम ऑन, आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, मुझे बेटा कमेंट करके जरूर बताइएगा कहीं लेक्चर ज्यादा तेज तो नहीं चल रहा, क्योंकि देखिए 1 शॉर्ट सीरीज है तो आपको थोड़ा सा तो तेज चलना पड़ेगा ताकि टॉपिक्स अच्छे से कवर हो पाए, है ना। चलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हम गए इनफाइनाइट पर। ठीक, इनफाइनाइट पर मैंने रखा 1 कूलम चार्ज, और इस 1 कूलम चार्ज को मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ला रहा हूं, तो मुझे कुछ वर्क करना पड़ रहा है, और वही वर्क आपका होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी V इक्वल्स टू होने वाला है W इक्वल्स टू Q, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला है कौन? Q। चलिए मैं यूनिट की चर्चा करता हूं, आइए चर्चा ऑन यूनिट। भैया इसका यूनिट होता है जूल, इसका यूनिट होता है गुलाम, और जूल पर गुलाम को बोलते हैं वोल्ट। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट होता है। ठीक, एक बात और, इलेक्ट्रिक में अगर मैं हाई लेवल में ना जाऊं तो 10th क्लास में एक ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं है कि जो आपका वेक्टर हो, सब स्केलर है। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपकी कौन सी क्वांटिटी है? ये आपका स्केलर क्वांटिटी। ओके, गॉट इट। चलिए अब देखो, अब ध्यान समझिएगा, अगर मैं ही इनफाइनाइट से न ले जाके किसी एक पॉइंट से मैं दूसरे पॉइंट पे ले जाता, मैं इसी 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से अनदर पॉइंट ले जाता, अनदर पॉइंट, भैया 1 पॉइंट से अनदर पॉइंट लिख लो, अनदर पॉइंट ले जाता, तो उस समय जो वर्क होता वो होता आपका पोटेंशियल डिफरेंस। यानी पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होने वाला है W अपॉन में Q। ठीक, यानी पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होने वाला है W इक्वल्स टू Q। अगर डिफरेंशियल लिखा जाए तो कैसे लिखा जाएगा कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। देखो 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। और सर पीछे वाले में वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
याद रखिएगा इसमें 1 पॉइंट अंदर पॉइंट है और पिछले वाले में इनफाइनाइट से। ठीक है सर, इसका भी यूनिट तो वही बनने वाला है, जूल पर कुलाम, और जूल पर कुलाम ही क्या होगा, वोल्ट, यानी इसका भी यूनिट वोल्ट ही होगा, इसका भी यूनिट वोल्ट ही होगा। अगर मैं इसमें बोलूं डेल्टा V इक्वल्स टू W बाई क्यू, अगर मैं किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक कुलाम चार्ज को मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जा रहा हूं और वर्क आ रहा है 1 जूल, तो याद रखिएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं किसी एक कुलाम चार्ज को एक पॉइंट से अनदर पॉइंट ले जा रहा हूं और वर्क मेरा क्या आ रहा है 1 जूल आ रहा है, तो यानी पोटेंशियल डिफरेंस आपका 1 वोल्ट होगा। ठीक है ओके। अब इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, मान लीजिए देखिए आगे चल के पढ़ेंगे रेजिस्टेंस, लेकिन अभी बता दे रहा हूं मैं, ये आपका रेजिस्टेंस है, मुझे इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। ठीक है, तो मैं यहां पर एक वोल्ट मीटर लगाऊंगा, यानी वोल्ट मीटर एक डिवाइस होता है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, यानी वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस दैट यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है ना, देखिए इसमें लिखा भी है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस कौन मेजर करता है, जो इंस्ट्रूमेंट का नाम है वोल्ट मीटर रहता है ना, और वोल्ट मीटर का सिंबल भैया ऐसे बना लो, और ये होता है वोल्ट मीटर का सिंबल। और जब भी भैया इसके ऐसे जुड़े है ना अगल बगल, तो इसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक, तो वोल्ट मीटर किसमें कनेक्टेड होता है, किसमें कनेक्टेड होता है, आपका ये कनेक्टेड होता है पैरेलल में। ठीक है भैया, ये पैरेलल में कनेक्टेड होता है। देखिए बहुत मजा आएगा अभी आपको, सारी चीजें छोटी छोटी डिटेल्स मिलेंगे आपको। अब इसमें एक बात और बताना होता है भाई, देखिए ऐसा कोई तार नहीं जिसका कोई आर नहीं, मतलब रेजिस्टेंस होगा ही होगा, बट ध्यान रखिएगा इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो वेरी हाई होता है, वेरी हाई, ओके, वेरी हाई। और एक बात ध्यान रखिएगा, अगर यहां पर 112 वोल्ट है और यहां 212 वोल्ट है, और अगर मैं लिखूं ये A और B, तो मुझे अगर लिखना है VB माइनस VA, यही क्या है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, तो लिखेंगे 212 माइनस 112, तो ये आने वाला है 100 वोल्ट। तो ऐसे निकालते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, चलिए अब इसमें और चर्चा की बात करें, तो इसमें एक टॉपिक पढ़ना होता है कि वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, भैया सीबीएसई वाले भैया कुछ कहीं से भी क्वेश्चन बना लेते हैं, कहते ठीक तुम्हें वर्क ना बता, देखो फॉर्मूला मुझे पता है, वी नो दैट कि फॉर्मूला डेल्टा V इक्वल्स टू होता है W बाई क्यू। सर भैया मुझे W दे के Q दे के पोटेंशियल डिफरेंस पूछ लेगा, मैं बता दूंगा, ये दे के वर्क पूछ ले, मैं बता दूंगा, लेकिन तुमसे एनर्जी पूछ लेगा तो कैसे बताओगे, तो कहेंगे भैया हमको आता है बात है ना कि सर वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। भैया स्पेलिंग मिस्टेक होगा देख लीजिएगा आप, ठीक है ना। तो डेल्टा V इक्वल्स टू W बाई क्यू, तो याद रखिएगा कि वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो भैया लो इसी फॉर्मूले में हमने एनर्जी भी सेट कर दिया। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला एनर्जी अपॉन क्यू भी होने वाला है। एक बात को आप लोग परेशान मत होइएगा कि सर मैं स्मॉल क्यू लिख रहा हूं कैपिटल क्यू लिख रहा हूं, दोनों सेम है। ठीक है, चलिए तो हमने शायद ये कर लिया। लो भैया क्वेश्चन भी अपने पास आ गया। लो देखिए, हाउ मच वर्क इज डन, मतलब मुझे वर्क निकालना है। चार्ज दिया है आपका 2 कूलम, अब 2 पॉइंट दिया भैया, एक दिया 118 वोल्ट और एक दिया है 128 वोल्ट। अब बताइए इसके बीच में मुझे क्या निकालना है, वर्क निकालना है। तो भैया मुझे अगर पोटेंशियल डिफरेंस अगर चाहिए तो बताओ इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 100 वोल्ट। और लगा लो फॉर्मूला, देखिए डेल्टा V इक्वल्स टू W बाई क्यू, डेल्टा V है 100 और वर्क चाहिए और Q मेरे ख्याल से 2, तो वर्क इज 200 और आंसर जो वर्क का यूनिट होता है वो होता है भाई साहब जूल होता है। देखिए बहुत आसान सा है कि मतलब 3 डाटा दिया जिसमें 2 डाटा दिया रहेगा, आपको तीसरा डाटा निकालना होगा। ठीक है, लो भैया एक और आ गया, देखो हाउ मच एनर्जी, देखो मैंने बोला ना एनर्जी ही पूछ सकता है। लो आ गया एनर्जी ईच कूलम मतलब 1 कूलम, अब पोटेंशियल कितना दे दिया भैया। अच्छा सबसे पहली बात एक चीज और लिख लीजिएगा कि कौन सा डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है।
कौन सा डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता? तो भैया सेल या बैटरी, सेल या बैटरी क्या करता है दोस्त? मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, आई होप थोड़ा चमक रहा ऊपर, लेकिन मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एनर्जी निकालना है। तो बस हो गया भैया, एनर्जी वाला फॉर्मूला सर ने अभी कुछ देर पहले बताया है। वर्क डन डेल्टा वी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एनर्जी अपॉन में आ जाएगा चार्ज। डेल्टा वी है मेरे भाई साहब 100, आई वांट दिस एनर्जी, और चार्ज आ गया 1, यानी जो एनर्जी की वैल्यू आनी है, जो एनर्जी की वैल्यू आनी है वो आना है 100 जूल। ठीक है, आगे चला जाए। चलिए आइए, इसका नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट, है ना। जब भी किसी वायर में किसी क्रॉस सेक्शन से जब चार्ज फ्लो करता है, नेट चार्ज फ्लो करता है, देखिए मेरे वर्ड्स को समझिएगा। सर आप भी बताइए कि मान लीजिए मेरे पास वायर है, वायर कोई दिख नहीं रहा मुझको, कोई बात नहीं, वायर है, और हमने कहा है कि वायर में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, लेकिन फिर भी करंट क्यों नहीं फ्लो कर रहा है? सर इसलिए नहीं फ्लो करता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे रैंडम घूमते रहते हैं। यानी किसी क्रॉस सेक्शन से अगर 10 इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो उसी समय 10 इलेक्ट्रॉन इधर भी जा रहे हैं, मतलब इस क्रॉस सेक्शन से नेट फ्लो 0 है। यानी मुझे तब तक इस वायर में करंट नहीं फ्लो होगा जब तक इसमें नेट फ्लो ना हो, और उस नेट फ्लो कराने के लिए हम उसमें बैटरी ऐड करते हैं। यानी मैं किसी भी क्रॉस सेक्शन से जो नेट फ्लो होता है उसका जो रेट होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। बाकी डेफिनेशन तो बहुत आसान है कि सर I इक्वल्स टू क्यू बाई टी, I इक्वल्स टू क्यू बाई टी, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, चलिए यूनिट की बात आते हैं। तो ये हो गया कूलाम, और टाइम हो गया आपका सेकंड, और कूलाम पर सेकंड को ही बोला जाता है एम्पियर, और इसको लिखा जाता है ए से। कुछ छोटी यूनिट भी होती है इसकी, सर 1 मिली एम्पियर बराबर 10⁻³ एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10⁻6 एम्पियर, 1 नैनो एम्पियर बराबर होता है मेरे दोस्त 10⁻⁻9 एम्पियर। ठीक है, लो भैया एक चीज ध्यान रखिएगा कि इसको स्मॉल ए से, अगर पूरा लिख रहे हैं तो स्मॉल ए से लिखिएगा। ठीक, चलिए बार बार ठीक ठीक नहीं। हाँ देखिए, एक चीज का आप देख रहा होंगे कि एक करंट इलेक्ट्रिसिटी था, वो ब्रांच है बेटा, और ये इलेक्ट्रिक करंट है, दोनों में डिफरेंस है। इलेक्ट्रिक करंट, करंट इलेक्ट्रिसिटी अलग है। द स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी, और दिस इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब फिर वही बात, इसको किस डिवाइस से मेजर करेंगे? तो सिर्फ इसको जिस डिवाइस से मेजर करते हैं उसका नाम है अमीटर, और इसका कुछ सिंबल, लो भैया अमीटर का सिंबल ऐसे होता है ए। और अगर मान लीजिए कि मुझको भाई सेलेक्ट करने वाला है, यहां पर है तो भाई कॉपी कैसे करते हैं ये, ठीक है, ये अमीटर है, ये आपका रेजिस्टेंस है भाई साहब। तो इसके हम सीरीज में जोड़ते हैं किसको? अमीटर को। तो यहां पर लिखा जाएगा कि करंट को मेजर किया था जिस डिवाइस से, उसका नाम है अमीटर, और ये किसमें कनेक्ट किया जाता है? तो ये कनेक्ट किया जाता है सीरीज में। और बता दूं मैं इसके बारे में कि इसके पास बहुत ही कम रेजिस्टेंस होता है, वेरी लो रेजिस्टेंस, वेरी लो रेजिस्टेंस, वेरी लो रेजिस्टेंस। तो मेरे ख्याल से ये भी हो गया। और याद रखिएगा मेरे ख्याल से मैंने पेज यूज किया है, तो I इक्वल्स टू क्यू बाई टी में जो चार्ज होगा वो कूलाम में होगा, और जो टाइम होगा वो सेकंड में होगा। ठीक है, तो भैया भाग जाए यहां से, इतना गंदा गंदा लिख रहा है। चलिए, तो चार्ज का यूनिट क्या हो गया आपका? कूलाम, और कूलाम पर सेकंड। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी अगर मुझे एम्पियर लिखना है तो चार्ज को लिखना है कूलाम में और टाइम को लिखना है सेकंड में। कभी कभी क्वेश्चन में टाइम मिनट में दे देता है तो हम उसको मिनट भर में उसको सेकंड में बदल लेंगे, मतलब हमें यहां पर सेकंड में ही रखना है। आवर दिया रहेगा, सेकंड बदल लेंगे। क्लियर है? चलिए, तो मेरे ख्याल से ये आप लोग काम आ गया। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन इसी पर बनने वाला, ये देखिए अभी बोला मैंने, और यहां पर ये 20 मिनट दिया हुआ है, तो I इक्वल्स टू क्यू बाई टी, तो मुझे क्यू चाहिए, मेरे ख्याल से क्या चाहिए आपको? फाइंड करना है क्यू। तो Q इक्वल्स टू होता है I इंटू टी। तो भैया अच्छा,
क्वेश्चन जब हो तो ऐसे पॉज कर लिया करिए, फिर आंसर बता दिया करिए, कमेंट मार दिया करिए तो मैं समझ जाऊंगा हाँ आपने रुक के किया भाई साहब। आई होता है 0.25, टाइम होता है 20, और यहां पर हो गया मिनट को 60 मल्टीप्लाई कर दो, बस 10 मिनट आया, 0 आया, 25 4 जा 4 5 जा, और यहां पर ये आ गया 300 कूलम। देखिए कितना आसान है। फिर वही बात, दो चीजें दी रहेंगे, तीसरा चीज पूछेगा। और अगर मान ली थोड़ा इसमें हाई फाई बोलता है तो Q इक्वल्स टू आपको बोल देगा एनी लगा लो, बस ज्यादा ज्यादा ये पूछ सकते हैं इसमें। चलिए तो पेज नंबर 20 की तरफ चलते हैं। हाउ टू गेट अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। भैया अगर आपको करंट फ्लो कराना है तो आपको इसमें चाहिए बल्ब, सेल चाहिए। तो ये मैं बता चुका हूं आपको कि इस वायर में करंट तभी फ्लो होगा जब मैं यहां पर एक कंटिन्यूअस फ्लो दिखा दूं। अब वो कंटिन्यूअस फ्लो कैसे होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करके। सर यहां हाई दिखा दूं, यहां लो दिखा दूं, है ना। तो और पोटेंशियल डिफरेंस कौन क्रिएट करता है, बैटरी। तो जो बैटरी आएगा तो चार्ज का नेट फ्लो कराएगा। देखो बेटा दो चीजें, नेट फ्लो कराना तो सर्किट कंप्लीट भी होना चाहिए, मतलब ये सर्किट आपका क्या होना चाहिए, कंप्लीट भी होना चाहिए। ये नहीं पता चले कि बीच में टूटा हुआ है, बीच में टूटा नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये कंटिन्यूअस होना चाहिए, सेल होना चाहिए, बल्ब होना चाहिए। भाई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाएगा। यहां पर पंखा लगा दो, बल्ब लगा दो, फ्रिज लगा दो, जो मर्जी वो लगा दो, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन, ये आपका रहा सेल, ये रहा आपका वायर, ओके, गॉट इट। अब हुआ क्या, सबको पता है कि करंट यहां पर फ्लो होने वाला है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई साहब, इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन वो फ्लो करते हैं लो से हाई, यानी जो करंट का डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो देखिए, है ना, तो क्या बोला गया इसमें। और एक चीज ध्यान रखिएगा, देखिए पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें नहीं पता था, है ना। तो शुरू में यही था कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है, तो पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है इधर, तो यही कन्वेंशनल डायरेक्शन माना गया था। तो जो पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन मानते हैं, और निगेटिव चार्ज का डायरेक्शन करंट के अपोजिट डायरेक्शन मानते हैं। और हमें आगे पता चलेगा कि वायर में पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं करता है, केवल इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। ध्यान रखिएगा मैं क्या क्या बोलूंगा, ध्यान समझिएगा। जो करंट होता है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन जो होता है लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, और जो आपका पॉजिटिव चार्ज होता है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। और साफ साफ दिख रहा है कि दोनों का सेम डायरेक्शन है। देखो जो कन्वेंशनल डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक करंट का इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल। लो भैया करंट का डायरेक्शन बोल दिया, हाई पोटेंशियल मतलब पॉजिटिव टर्मिनल और लो पोटेंशियल मतलब नेगेटिव टर्मिनल। लेकिन एक चीज और बता दे रहा हूं कि यहां जो इलेक्ट्रॉन, देखो इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो होता है ना, तो करंट इधर फ्लो होता है। हाउ द करंट फ्लो इन अ वायर, ठीक है भैया, बता चुका मैं आपको कि शुरू में माना गया था कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन बाद पता चला कि भैया पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं करता यहां पर, है ना। कंडक्टर की बात कर रहा हूं मैं, गैस ट्यूब की बात नहीं कर रहा। गैस ट्यूब में भैया आप जाकर देखोगे स्पेशल ट्यूब्स होते हैं, उसमें पॉजिटिव चार्ज भी होते हैं, नेगेटिव चार्ज भी होते हैं, दोनों फ्लो करते हैं। लेकिन वायर की बात करूं तो वायर में केवल इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। सॉरी इलेक्ट्रॉन ही नहीं होता, लेकिन केवल इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करने की वजह से इसमें करंट आएगा, ठीक है। मतलब यहां पॉजिटिव चार्ज के फ्लो करने की वजह से करंट नहीं होगा। लेकिन आप आते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट, अभी बताया मैंने कि मुझे क्या क्या चाहिए, करंट फ्लो कराने के लिए। तो भैया मुझे एक सेल दे दो, एक बल्ब दे दो और एक कंटिन्यूअस पाथ दे दो, है ना। तो वही आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिक सर्किट, अ कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ कंजिस्टिंग ऑफ वायर। देखो वायर भी होना चाहिए, रेजिस्टेंस का मतलब बता देना, बल्ब ले लो, टीवी ले लो, है ना, एंड स्विच ले लो। स्विच भी यहां पर चाहिए भाई साहब, स्विच ऑन ऑफ करने के लिए, है ना। बिटवीन द टू टर्मिनल ऑफ द सेल along which the electric current flows called electric circuit। भैया हो गया। अब देखिए मेरे ख्याल से ब्राइट कर ये चमक रहा है, लेकिन मैं समझा रहा हूं आपको। यहां पर हमें ऐसे क्या लेंगे, हम ये सेल लेते हैं, सेल, और सेल के बाद यहां पर हम क्या लगा देंगे, ऐसे स्विच। और यहां पर इन्होंने लगा दिया बल्ब कैसे लगाऊं भाई इसको, तो बल्ब मैं ऐसे लगा ले रहा हूं, ऐसे ऐसे और इस तरह बल्ब लगा दिया, और यहां से ऐसे हो गया भैया, ये हो गया स्विच। और इसी को बोलेंगे हम इलेक्ट्रिक सर्किट। और
इन्हीं जो यहां पर बल्ब है, स्विच है और सेल है, इसको सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दूं तो ये पूरा जो रिप्रेजेंटेशन है वो कहलाएगा सर्किट डायग्राम। ये इलेक्ट्रिक सर्किट है। इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होना चाहिए बताइए सर? एक कंटिन्यूअस फ्लो होना चाहिए, रेजिस्टेंस होना चाहिए, स्विच होना चाहिए, सेल होना चाहिए, है ना, कंटिन्यूअस फ्लो होना चाहिए। तो ये आपका इलेक्ट्रिक सर्किट है। लेकिन इसी में सेल का सिंबल लगा दूं, स्विच का सिंबल लगा दूं, बल्ब का सिंबल लगा दूं, तो ये क्या कहलाएगा आपका? ये आपका सर्किट डायग्राम कहलाएगा। ठीक ना? पिछले ईयर सर्किट डायग्राम पे क्वेश्चन पूछा था, लेकिन मुझे सिंबल्स बताने आपको, है ना। ये भी चमक रहा भाई साहब, देखिए ये सिंबल होता भैया सेल का सिंबल, ठीक है। अगर ढेर सारे सेल जुड़े हैं तो इनको हम बोलते हैं बैटरी। बड़ा वाला टर्मिनल पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है। चलिए अब देखो, मान लो अभी देखिए मैं इसको बना रहा था जब, तो आप देख रहे होंगे कि मैं वायर ऐसे कनेक्ट कर रहा हूं। वायर भैया मैं कौन सा कलर लूं इसमें? देखो रेड कलर चल रहा है, देखो ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये भी नहीं दिख रहा। मैं कौन सा कलर लूं इस पे? ये देखो नहीं दिख रहा है, चले हटाइए कोई बात नहीं। अभी देखेंगे आप कि जब मैं इसको जोड़ रहा हूं तो ये क्या है आपका? तो ये आपका कनेक्टिंग वायर है ना। तो याद रखिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, ऐसा कोई तार नहीं जिसका कोई आर नहीं, लेकिन यहां पर हम मानते हैं कि जो कनेक्टिंग वायर है उसमें रेजिस्टेंस बहुत बहुत कम होता है, यानी नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। तो ऐसे में मैं क्या कर रहा हूं कि ये जो वायर है उसका नाम दे दे रहा हूं मैं कनेक्टिंग वायर, कनेक्टिंग वायर, ओके। अच्छा सर ऐसा हो जाए तो इसका मतलब वायर कहीं ना कहीं ज्वाइंट है, तो ये कौन सा वायर हो जाएगा? ज्वाइंट वायर, ठीक है। अच्छा अगर ऐसा दे दूं तो सर इसका मतलब है वायर क्या हो रहा है, यहां से यहां जा रहा है लेकिन टच नहीं कर रहा है, मतलब क्रॉसिंग वायर विदाउट टचिंग, क्रॉसिंग वायर विदाउट टचिंग। ये हो गया भैया सेल, ये हो गया बैटरी, ठीक है। अच्छा उसके बाद अभी आपने बनाया ना स्विच, तो ये हो जाएगा की। ये क्या हो जाएगा? की। और इस की को बोलते हैं ओपन की। अच्छा ये क्या हो गया ऐसे? ये हो गया क्लोज्ड की, क्लोज्ड की, ठीक है। ये हो जाएगा बल्ब, ये क्या हो जाएगा? बल्ब, ठीक है। ये हो जाएगा बल्ब। इसके बाद ये होता है सिंबल रेजिस्टेंस का, और ये रेजिस्टेंस की वैल्यू बदलेगी नहीं दोस्त, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू बदलेगी नहीं, इसलिए इस रेजिस्टेंस को मैं क्या बोलता हूं भैया? फिक्स रेजिस्टेंस, फिक्स रेजिस्टेंस। थोड़ी राइटिंग गंदी हो, देख लीजिएगा, फिक्स रेजिस्टेंस। और यहां पर ये रेजिस्टेंस ऐसे बना दूं या मैं ऐसे बना दूं, तो ये रेजिस्टेंस होता है आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है ना। आपके लैब में ये वेरिएबल रेजिस्टेंस मिलेगा रियोस्टेट के फॉर्म में, ठीक है ना। तो रियोस्टेट क्या होता है? एक ऐसा डिवाइस होता है जो बिना बैटरी के वोल्टेज बदले हम रेजिस्टेंस में वोल्टेज और करंट की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। फिर से रियोस्टेट ऐसा डिवाइस है, इसकी मदद से हम बैटरी का बिना वोल्टेज चेंज किए मैं जो रेजिस्टेंस है उसका वोल्टेज और करंट की वैल्यू चेंज कर सकता हूं। तो यही आपका हो गया वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है। इसके बाद इसको बोलते हैं ए से अमीटर, पढ़ चुके हैं आप लोग। ये एक ऐसा डिवाइस है जो करंट को मेजर करता है। चलिए दूसरी बात सर ये क्या होता है? वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर एक डिवाइस होता है जो क्या मेजर करता है? पोटेंशियल डिफरेंस को। तीसरा, जो किसी डिवाइस में करंट को डिटेक्ट करना है, यहां करंट है, तो उसके लिए यूज होता है गैल्वेनोमीटर। लो भैया ये हो गया गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो सब कुछ हो गया, बल्ब हो गया, मेरे ख्याल से ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं। अब मैंने बताया आप लोगों को कि भैया बल्ब की जगह क्या लगा दो? रजिस्टर लगा दो। यहां पर आपने क्या लगा दो? इस तरह की लगा दो, है ना। और लगाने के बाद यहां क्या लगा दो? सेल लगा दो, और यहां कनेक्टिंग वायर से जोड़ दो। तो यही आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिक सर्किट का रिप्रेजेंट करके हमने यहां पर सारे सेल सब लगा दिए, सिंबल्स लगा दिए, वो कहलाएगा आपका सर्किट डायग्राम। क्या कहलाएगा? सर्किट डायग्राम। ये अभी आपका सर्किट डायग्राम है। हाँ देखो है तो लिखा है यहां पर सर्किट डायग्राम।
कि अ डायग्राम विच इंडिकेट हाउ पोटेंशियल हाउ डिफरेंट कंपोनेंट इन अ सर्किट हैव बीन कनेक्टेड बाई यूजिंग द इलेक्ट्रिक सिंबल फॉर द कंपोनेंट। मैं बार बार बोल रहा हूं, जो मेरे पास इलेक्ट्रिक सर्किट है, जो मेरे पास इलेक्ट्रिक सर्किट है, मैं क्या कर दूं, उसको सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दूं, वही आपका क्या होता सर्किट डायग्राम। तो भैया इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं होगा, ये होगा सर्किट डायग्राम। ओहो, इसको बैक कर लो, डायग्राम। ठीक है, ये दिख नहीं रहा पोर्शन। ठीक, चलिए ओम्स लाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, बहुत सारी चीजों को यहां पर कांस्टेंट रखते हैं, है ना। हमने क्या देखा कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो जो V होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, और जब भी ये कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे, कांस्टेंट आता है, और उस कांस्टेंट को बोलेंगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को बोलेंगे रेजिस्टेंस। ठीक है ना। अच्छा, अगर आपके घर में कुत्ता घुस जाए, बाहर कुत्ता रोड वाला, तो भगाते हुए भाग 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 यहां से, है ना, कहते हो भाग यहां से, रोकते हो। उसी प्रकार से जब वायर में चार्ज यानी करंट फ्लो होता है तो वायर भी उसका अपोज करता है। वही जो देखो, वो वायर की प्रॉपर्टी है, और तुम कुत्ता भगा तुम्हारी प्रॉपर्टी है। तो यहां पर वायर ने क्या किया, चार्ज को अपोज किया, करंट के फ्लो को अपोज किया। तो वायर की ये प्रॉपर्टी जो चार्ज के फ्लो को यानी करंट के फ्लो को अपोज करता है, उसे ही हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो पहले ओम्स लॉ देख लिया जाए। बोला जाता है कि एट कांस्टेंट टेंपरेचर जो इस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी पोटेंशियल बढ़ाऊंगा तो करंट की वैल्यू बढ़ेगी, पोटेंशियल घटाऊंगा तो करंट की वैल्यू घटेगी। अब याद रखिएगा, ये कोई भी यूनिवर्सल लॉ नहीं है, यूनिवर्सल लॉ नहीं है भैया। अब एक बच्चे ने बोला कि सर ग्रेविटेशनल का यूनिवर्सल लॉ होता है। सर ये यूनिवर्सल लॉ है? नहीं है भाई, वो ग्रेविटेशनल लॉ हर जगह लग जाता है, लेकिन ये हर जगह नहीं लगता। तो जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है उसको हम लोग बोलते हैं ओमिक डिवाइस। क्या बोलते हैं? ओमिक डिवाइस। और जो ओम्स लॉ को नहीं फॉलो करता, नॉट फॉलो ओम्स लॉ, उसे हम क्या बोलेंगे? नॉन ओमिक डिवाइस। नॉन ओमिक डिवाइस। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं बता दूंगा कि नॉन ओमिक डिवाइस में हम क्या क्या पढ़ना है उसको। तो जब ये हटाएंगे तो ये क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा, और ये कांस्टेंट है वो है रेजिस्टेंस। तो व्हाट इज रेजिस्टेंस? द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। मैं फिर से बोल रहा हूं यार, वही बात बोल रहा हूं कि वायर के अंदर अगर करंट फ्लो कर रहे हो तो वायर की प्रॉपर्टी होती है जो उस करंट को क्या करता है? अपोज करता है। यही क्या होता है? आपका रेजिस्टेंस। तो अभी आपने पढ़ा, अच्छा इसको क्या हो गया, चलो ठीक है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? रेजिस्टेंस। तो V इक्वल्स टू क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? RI। तो R का फॉर्मूला हो गया मेरे दोस्त V अपॉन में I। एक चीज हम लोग शायद छूट गया हम लोगों से, 1 एम्पियर का डेफिनेशन, ठीक है। तो उस 1 एम्पियर का डेफिनेशन को हम यहां कर ले रहे हैं, ठीक ना। अगर किसी एक वायर में 1 सेकंड में, किसी एक वायर में इस 1 सेकंड में आपका 1 कूलम एंट्री मार जाए और निकल जाए, तो याद रखिएगा इस वायर में करंट 1 एम्पीयर फ्लो हो रहा है। मतलब इस एंड से 1 कूलम क्या करे? इंटर करे, और इस वायर से इस वाले पार्ट से 1 सेकंड में 1 कूलम बाहर निकल जाए, तो मैं बोलूंगा कि इस वायर में करंट 1 एम्पीयर है। बेटा जितना देखो 1 वोल्ट हो गया, 1 कूलम हो गया, 1 एम्पीयर हो गया, 1 वॉट हो गया, 1 ओम हो गया, इन सबका डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई इस पर स्मॉल में क्वेश्चन पूछती है बेटा, छोटे क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर में, ठीक ना। तो मेरे तरफ से भैया इस पे 2 स्टार, 3 स्टार नहीं बोलूंगा, क्योंकि जो 1 वॉट वाला डेफिनेशन होता है मेरे भाई, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। यहां तक तो हो ही गया था, ये भी हो गया था, वाह। चलिए ठीक है ना। अब आर की यूनिट देख लेते हैं। देखिए ये होता बोल्ट, और इसको ले लो, मैं ग्रीन कलर ले लूं क्या, और ये होता है आपका एम्पियर, और बोल्ट पर एम्पियर होता है ओम, और इसका सिंबल होता है मेरे ख्याल से ये ओम, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। अब देखो इस फॉर्मूले से देखने में तुम्हें क्या समझ में आएगा? इस फॉर्मूले से देखने में तुम्हें समझ में आएगा कि भैया हम देखो अभी जस्ट हम पढ़ना स्टार्ट किए फिजिक्स, है ना, जस्ट थोड़ा बहुत पढ़ना है, मतलब लगा है कि हाँ ये फिजिक्स भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है।
तो तुरंत हम समझते ओ ए इक्वल्स टू बी बाई सी। मेरे मास्टर ने तुरंत सिखाया होगा कि भैया ए बी और सी पे डिपेंड करता है। तुम्हारा बच्चा तो भैया बोलेगा अच्छा ए और बी और सी पे डिपेंड करता है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। आर ना तो वी पे डिपेंड करता है ना तो आई पे डिपेंड करता है। तो भैया किस पे डिपेंड करता है? तो चार चीज पे डिपेंड करता है। पहला, वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया पर, वायर के लेंथ पर, वायर के, अरे भैया लेंथ बोलना, ये देखो एरिया लिख रहा है बावला आबादी में। हाँ देखो, वायर के टेम्परेचर पर, वायर कैसा है, किस नेचर का है? तो नेचर ऑफ मटेरियल पर। तो आपको बार बार गुमराह करेगा भाई साहब कि आर, मैं वी को डबल कर दिया, बोलो आर कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे कुछ नहीं होगा, चुप। आर वी पे डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता किस पे? एरिया पर, लेंथ पर, टेम्परेचर पर, नेचर ऑफ मटेरियल पर। ठीक है। अगर ये वी अगर हो गया वोल्ट में और करंट हो गया एम्पियर में, तो याद रखिएगा ये होगा ओम। और अगर मैं यहीं पर अगर 1 ओम का डेफिनेशन भी बता दूं, लगे हाथ, तो 1 ओम कब होगा? तो याद रखिएगा कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो और करंट हो 1 एम्पियर, तो याद रखिएगा कि आपका जो रेजिस्टेंस होगा वो 1 ओम होगा। गॉट इट? अगर कहीं भी प्रॉब्लम हुआ मुझे कमेंट करिएगा, मैं इस पर तुरंत छोटा वीडियो बना के आपको भेज दूंगा। ठीक है। लो भैया आ गया यहां पर, देखिए यहां पर देखो देखो देखो, करंट दे दिया और यहां पर क्या दे दिया इन्होंने? पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस निकालना। कितना आसान है। आर का फॉर्मूला हो गया वी अपॉन में आई। क्लियर है? तो वी क्या है सर? 0.1। और अगर 2 एम्पियर है भैया, डिवाइड कर लो ना, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.05। कितना गंदा लिख रहा भाई साहब। आर इक्वल्स टू 0.05 ओम आने वाला है। कितना आसान है देखिए, है ना। लो एक क्वेश्चन और आ गया। इन्होंने दे दिया 24 वोल्ट, इन्होंने दे दिया 24 वोल्ट और रजिस्टर दे दिया इन्होंने कितना? 60। इस बार इन्होंने करंट पूछ लिया, देख लो कितना, है ना। देखो देखो, इन्होंने बोला ना रेजिस्टेंस ऑफ कनेक्टिंग वायर इज नेग्लिजिबल। मैंने बोला ना, देखो ऐसा कोई तार नहीं जिसका कोई आर नहीं, लेकिन यहां पर क्या है, हमने कनेक्टिंग वायर को क्या माना? नेग्लिजिबल। इन्होंने साफ साफ बोल दिया यहां पर। अब मुझे देखो V इक्वल्स टू मुझे आर आई हो गया, या आर इक्वल्स टू वी अपॉन में आई बोल लो, है ना। इसको बार बार लिखो, बार बार लिखो, ताकि एकदम जबान पे आ जाए। आर इक्वल्स टू वी अपॉन में, आर इक्वल्स टू वी अपॉन में। कई बच्चे क्या करते हैं, आर इक्वल्स टू वी आई लिख देते हैं। तो गलती ये नहीं करना आपको। तो आई इक्वल्स टू क्या लिखने वाले हैं? V बाई आर। आइए कमान देखते हैं। V कितना दिया भाई वो? हाँ 24 दिया है। 24, कुछ लोग हैं भाई साहब 24 क्या होता है ना। 24। चलो ये हो गया 60। बस डिवाइड कर लीजिए, इसका आंसर आ जाएगा डिवाइड करने के बाद, एम्पियर आ जाएगा। क्लियर है? ये देखो एक और आ गया, एक और आ गया। एक इलेक्ट्रिक आयरन है, ड्रॉ कर रहा है 3.4 एम्पियर। कितना है? 220 वोल्ट सप्लाई। अब इन्होंने पूछा कि अगर मैं उसी सप्लाई में 110 वोल्ट सप्लाई कर दूं तो करंट कितना एम्पियर आ जाएगा? ठीक है, बहुत आसान है भाई साहब, बहुत आसान है। क्वेश्चन समझिएगा और इसको लगा लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है ना। ये 12th में ही पूछता दोस्त, 12th में। ठीक, एक बात देखिएगा, हमने इस डिवाइस पर अभी अप्लाई किया था 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। करंट कितना आ रहा है? 3.4 एम्पियर। अब बोला इसी डिवाइस में मैंने यहां पर 110 वोल्ट लगा दिया, तो पूछ रहा हूं कि इस डिवाइस में करंट कितना होगा। कहोगे सर ये क्या पूछ लिया आपने, ये तो खतरनाक क्वेश्चन। भैया इसका आंसर ऑलरेडी मैं दे चुका हूं, इसके पहले वाला में मैंने बोला ना। आप बताओ डिवाइस तो वही है ना, क्या मैं V बदल दूंगा, I बदल जाएगा, लेकिन इसका रेजिस्टेंस कभी नहीं बदलने वाला। समझे ना, V बदल दूंगा I बदल जाएगा, लेकिन रेजिस्टेंस नहीं बदलेगा। मतलब रेजिस्टेंस वही रहेगा दोस्त। तो इस केस में R कैसे निकालोगे सर? V अपॉन में आई, तो सर 220 अपॉन 3.4, ये क्या हो गया? रेजिस्टेंस हो गया। अब देखो रेजिस्टेंस आ गया कि नहीं आ गया। अब यहां पर कैसे निकालोगे? यहां का रेजिस्टेंस मुझे पता चल गया, ये वाला है सेम टू सेम, रेजिस्टेंस नहीं बदलेगा। तो अभी यहां पर I निकालना है। तो सर देखिए I इक्वल्स टू, सर यहां का वोल्टेज कुछ और है, तो I डैश, देखो I ले रहा हूं यहां पर, तो I डैश मान ले रहा हूं कि मान लो करंट चेंज हो गया, यहां पर वोल्टेज भी चेंज हो गया, सर V डैश, लेकिन R तो अभी भी वही का वही रहेगा। मतलब समझते हो, इस डिवाइस पे अभी मैंने V1 लगाया तो करंट कितना गया? I1। अगर मैं इस डिवाइस में अगर मैं I2 लगा देता, V2 लगा देता, तो यहां पर करंट I2 होता, लेकिन दोनों का रेजिस्टेंस क्या होता? सेम। यानी पहले केस में I1 इक्वल टू क्या होता? V1 बाई R1, सॉरी V1 बाई R,
और I2 बराबर कितना होने वाला है, V2 बाई कितना हो जाएगा, R, है ना। तो ये सब चीजें जानते रहिए आप कि भैया V बदल जाएगा, I बदल जाएगा, लेकिन R सेम रहेगा, है ना। क्वेश्चन मुझे कहेगा भैया मैं तुम्हें मूर्ख बना दूंगा, लेकिन कहना भैया नहीं, देखो मेरे टीचर ने बताया मुझको कि देखो V बदल दोगे I बदल जाएगा, लेकिन R क्या रहेगा सेम। पहले केस से R निकाल लूंगा और दूसरे केस में खड़ाक से मैं R भी रख लूंगा। तो बोलो I डैश मुझे चाहिए। सर V डैश कितना है आपका 110। सर R कितना है मैं निकाल चुका हूं सर 220/3.4 3.4। अब सोचो कितना, वरना इसको डिवाइड करते भैया बहुत माथा पच्ची होता। कहते सर अब एक बार डिवाइड किया बहुत टफ हो गया। इसको ऐसे करेंगे तो आ जाएगा 2 और ये जाएगा 1.7 एम्पियर। लीजिए भैया साफ साफ देखिए, आपका देखिए वोल्टेज दोगुना है तो करंट भी दोगुना। देखो 1.7 था तो देखो वोल्टेज दोगुना तो पहले देखो लो वोल्टेज आधा तो करंट भी क्या कर लो आधा, काम खत्म। V डायरेक्टली इक्वल टू I का यही तो मतलब होता है सर, V दोगुना तो I भी दोगुना, V आधा तो I भी आधा। देखो यहां पर V क्या हो गया है 220 से 100 हो गया, तो V अगर आपका आधा हो जा रहा तो I भी कितना हो जाएगा आधा। अगर MCQ आएगा तो ऐसे चेप देना भाई साहब, तो V आधा हो गया तो I भी क्या हो जाएगा आधा। मैं फिर से बोल रहा हूं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I में क्या होता है कि V बढ़ेगा तो I बढ़ेगा, लेकिन जो R क्या होता है वो होगा आपका कांस्टेंट, ठीक है। R V और I पर डिपेंड नहीं करता, ठीक। अब देखिए अब हम करेंगे वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, देखो इसका भी क्वेश्चन पिछले साल आया था, बस सर्किट बनाने के लिए आया था, बहुत आसान है। यहां पर आप क्या करिएगा, आप यहां ले लेंगे रेजिस्टेंस और इसके यहां पर कनेक्टिंग वायर और यहां लगा देंगे हम, यहां बैटरी लगा देंगे। यहां थोड़ा गड़बड़ हो गया भैया, बगल में ये सब हाँ, यहां पर हम लगा देंगे बैटरी, ठीक है। और इसके बाद इसके पैरेलल में लगा दिया हमने वोल्ट मीटर, यहां प्लस यहां माइनस, और यहां लगा देंगे हम अमीटर, ठीक है, यहां प्लस और यहां पर माइनस। और उसके बाद मेरे दोस्त ऐसे करने के बाद, ठीक है ना, यहां पर लगा देंगे ऐसे मान लो, ठीक। यही रियोस्टेट है। इसी को मैं आगे पीछे जब करूंगा यहां की बोल्ट, अब मैंने एक चीज में छूट गया मुझसे, की लो भैया, ये की ले लो, थोड़ा भैया मैनेज करिएगा, ये ऐसे बीच में है नहीं, बस समझ लीजिएगा कि ये ऐसे है बस ना, ये इस टाइप से है बस, ठीक है। तो हुआ क्या, ये वेरिफिकेशन है भैया, यही डायग्राम बनाना था, 2 नंबर मुफ्त का ले जाना था। कुछ बच्चे ने रियोस्टेट नहीं बनाया, है ना, तो हमारे जो सर लोग थे उन्होंने कहा भैया देखो रियोस्टेट नहीं बना, नंबर काटेंगे 1 नंबर आधा नंबर, लेकिन क्या हो गया, दे देना चाहिए था बच्चों को, भाई ले भैया इतना तो बनाया ना। लेकिन फिर भी भाई जो बच्चा 100 पा रहा है या फुल में जैसे फुल पा रहा है तो उसको उसकी बारीकियां चेक होती हैं थोड़ी थोड़ी कि कहां गलती हो सकता है, क्योंकि जो फुल नंबर बात ही भाई साहब ने उसके बारे में दिखाया था कि कहीं नंबर कट रहा है तो उसको काट दो, है ना। तो लेकिन हम लोग ऐसा कुछ लिखेंगे ही नहीं कि भैया नंबर कटे, हम एकदम सही लिखेंगे। यहां पर रियोस्टेट है, ये की है ना, ये क्या हो गया आपका की, ये आपकी हो जाएगी बैटरी, ये आपकी बैटरी हो जाएगी। तो हमने क्या किया, रियोस्टेट को आगे पीछे खिसका के यहां के V को चेंज, V की रीडिंग ली, I की रीडिंग ली। तो हम ऐसे बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे V और I का। तो हमने V की रीडिंग ली, I की रीडिंग ली, V की रीडिंग ली, I की रीडिंग ली, V की रीडिंग ली, I की रीडिंग ली। और मैं क्या देख रहा हूं कि मुझे जो ग्राफ मिलने वाला है, you know, मुझे जो ग्राफ मिलने वाला है, चलो भैया कम से कम लाइन ही बना लो, मैं यहां पर बहुत दिन से लाइन नहीं बनाया मैंने। चलिए देखते हैं, बाद में देखते हैं इसको, ठीक है। हम यहां पर ग्राफ बनाएंगे, भाई साहब, ठीक। हमने ग्राफ बनाया I और किसके बीच में, V के बीच में, ठीक है, I और किसके बीच में, V के बीच में। और जब हमने बताया आपको कि हम यहां पर क्या बदल के
रियोस्टेट आगे पीछे खिसका खिसका के मैंने यहां पर क्या किया, वोल्ट मीटर की रीडिंग निकाली, अमीटर की रीडिंग निकाली, और हमने देखा ये देखो अमीटर हो गया, ये आपका करंट की रीडिंग है, वोल्ट मीटर की रीडिंग यहां निकाली है, ये निकाल लिया। निकालते हमने देखा कि इस V पर I की वैल्यू इतनी आ रही है, इस V पर I की वैल्यू इतनी आ रही है, इस V पर I की वैल्यू इतनी आ रही है। तो जब मैं ग्राफ बनाया तो ग्राफ हमारा बना है स्ट्रेट लाइन का, जो हमारा ग्राफ बना देख रहे हो, तो जो हमारा ग्राफ बना है, चलिए चेक कर लेते हैं, ये ऐसे बना, ये ऐसे और ये ऐसे, तो जो ग्राफ बना हमारा वो बना स्ट्रेट लाइन। ठीक, तो ये ग्राफ आपको आपके स्कूल में भी बनाना होता है, लैब में जाके बनाना होता है इसको, ठीक है, लेकिन ये ग्राफ ऐसे नहीं आपसे बन ही नहीं पाएगा, बहुत ही रफ डायग्राम होता है वहां पर, ठीक है। तो लेकिन फिर भी ये आपका हमने यहां पर बनाया है एकदम बिल्कुल ही अच्छा डायग्राम कि आई और वी में ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक। और कई क्वेश्चन में पूछता भैया हम वी की रीडिंग यहां ले लेते हैं और फिर यहां से आई की रीडिंग ले लेते हैं, और V1 अपॉन में I1 हम किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, रेजिस्टेंस की। मतलब V की वैल्यू बदल रही होगी, I की वैल्यू बदल रही होगी, लेकिन रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं बदलती है, तो इसको बोलते हैं हम लोग एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। देखिए बेटा, ये ग्राफ V और I का, तो आप देखोगे कि अगर ये दिख रहा हो तो ये ग्राफ आपको दिख रहा है, ये ग्राफ हमें दिख रहा है, ध्यान से देखिए, ये आपका हो गया वोल्टेज ग्राफ, ये आपका ग्राफ हो गया वोल्टेज ग्राफ, और ये आपका हो गया करंट ग्राफ, है ना, और ये इसका ग्राफ, ये आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ दिख रहा है, ठीक है। तो अगर ये ग्राफ आई है ब्लैक से ब्लैक में लिख रहा हूं, अगर आई है अगर ये वी है तो ये इसका ग्राफ हो गया। गॉट इट। देखिए ये है आपका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन जो अभी यहां पर मैंने सिखाया है, यही वाला फिगर है, बस चमक रहा है इसलिए दिख नहीं रहा आपको, ठीक। मैं इसको हटाता हूं फिलहाल, में कुछ इस पे मैं क्वेश्चन बता रहा हूं आपको। देखिए अगर यही ग्राफ मेरा ये V होता, ये I होता, और ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन, देखो I V ग्राफ भी बना सकते हैं, VI भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत बात नहीं है। अब इस ग्राफ में अगर मैं स्लोप की चर्चा करूं, स्लोप, तो स्लोप का मतलब होता है tan थीटा, ये हो गया आपका थीटा, और tan थीटा हमेशा होता है y एक्सिस अपॉन में x एक्सिस, ठीक है ना। अरे मतलब स्लोप मतलब tan थीटा तो परपेंडिकुलर में बेस होता है, तो इस परपेंडिकुलर में कौन है, तो परपेंडिकुलर में है V, और यहां पर बेस में कौन है I, और ये हो गया मेरे दोस्त रेजिस्टेंस, यानी स्लोप ऑफ पोटेंशियल। देखो देख रहा हूं मैं यहां पर वेलोसिटी पहुंच जा रहा हूं, ठीक है। देखिए आप लोग 9th क्लास में पढ़े भी हैं उसको कि स्लोप ऑफ पोटेंशियल करंट ग्राफ, स्लोप ऑफ पोटेंशियल करंट ग्राफ गिव्स रेजिस्टेंस। इसका क्या मतलब हो सर, कि स्लोप ज्यादा तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा, ठीक है। अगर मैंने एक ग्राफ लिया और ऐसे दो ग्राफ बनाए, हमने पूछा कौन सा रेजिस्टेंस ज्यादा कौन सा रेजिस्टेंस कम, सर अभी आपने तो बताया कि जो स्लोप होता है tan थीटा होता है रेजिस्टेंस के सामने सामने, मतलब स्लोप ज्यादा तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा, तो इसमें एंगल ज्यादा है यानी स्लोप ज्यादा। देख भैया tan थीटा, एंगल ज्यादा तो स्लोप भी ज्यादा, एंगल ज्यादा तो स्लोप भी ज्यादा, और रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा ज्यादा, मतलब इस R1 की वैल्यू ज्यादा होगी किससे, R2 से। सर आपने अभी तो हम लोग को आईवी ग्राफ के बारे में बोला था, लो भैया आईवी ग्राफ भी देख लो, दोनों ग्राफ ऐसे ही बनेंगे। आईवी ग्राफ में देखो ये हो गया थीटा, फिर मैं इसका स्लोप लिखना चाहता हूं, जो स्लोप होगा मेरे दोस्त ये आपका आई हो गया, तो ना स्लोप का फॉर्मूला tan थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आई है ये वी है, तो सर आई बाई वी इस बार आर नहीं आने वाला, इस बार ये आएगा 1/r, मतलब सर इस बार स्लोप और आर ऊपर नीचे, मतलब एंगल ज्यादा यानी स्लोप ज्यादा तो आर कम, एंगल कम यानी स्लोप कम तो रेजिस्टेंस ज्यादा। तो अगर मैं कोई दो ग्राफ बनाता हूं आई और वी का, तो अगर मैं बनाऊं ऐसे R3 और R4, तो साफ साफ दिख रहा है इसका एंगल कम है तो स्लोप भी क्या होगा कम, और स्लोप कम तो रेजिस्टेंस ज्यादा, यानी ये देखो पूरा मिट गया।
चलो हटाओ, पूरा मिटा दे रहा हूं मैं दोस्त। चलो ये बना ले रहा हूं मैं, आई और वी, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने पीपीटी लगाया, शायद पीपीटी गायब ना हो जाए, इसलिए मैं इसको नहीं कर रहा। ये तो हो जाएगा आराम से, तो इरेज ही कर सकते हैं इसको हम, ये तो इस पर है भाई ना। हाँ पीपीटी वाली दिक्कत है बस। चलो आ जाओ सर, अगर मैं इसका ऐसा ग्राफ बना दूं आई और वी, देखो ये दो ग्राफ आ गए, ये हो गया R3, ये क्या हो गया आपका R4, ठीक है। अब सुनो यहां पर ये देखो, ये एंगल कम है, एंगल क्या है कम, तो स्लोप भी बोलो क्या है कम, और स्लोप कम तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी ज्यादा। इसका मतलब R3 की वैल्यू ज्यादा होगी किससे, R4 से। तो भैया अगर कुछ भी आपको लेक्चर में कमी दिख रहा होगा तो आप मुझे बताइएगा, मैं उसको मैं करेक्ट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। ये फर्स्ट मैराथन है मेरा। नेक्स्ट मैं एक्सपेरिमेंटल वेरीफाई करा ही चुका हूं। अब गुड कंडक्टर्स, रजिस्टर्स एंड इंसुलेटर, वो सब्सटेंस जिसका बहुत ही कम रेजिस्टेंस होता है उसे हम गुड कंडक्टर बोलते हैं, और ऐसा जिसका कंपैरेटिवली हाई होता है उसको हम बोलते हैं रजिस्टर, और ऐसा सब्सटेंस विच इनफाइनाइट हाई रेजिस्टेंस उसको हम बोलेंगे इंसुलेटर। इंसुलेटर बोलेंगे भाई साहब, ध्यान रखिएगा। तो बोल रहा हूं कि गुड कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है, और थोड़ा सा ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं रजिस्टर, और बहुत ज्यादा इनफाइनाइट रेजिस्टेंस वाले को हम बोलेंगे इंसुलेटर। होता क्या है, बच्चा बार बार पढ़ता है रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, तो बोलता है कि ये रेजिस्टेंस है। भैया रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है, जो तुम ये बना रहे हो ना बल्ब, वो रजिस्टर है। ये जो बना रहे हो ना ये रजिस्टर, इसके अंदर वो प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस करने वाली। इस बात को आप याद रखिएगा, बार बार रेजिस्टेंस मत पढ़िएगा, ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है दोस्त, ठीक है। चलिए मैं बता ही चुका आप लोगों को, फैक्टर ऑफ इफेक्टिंग ये किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, और टेंपरेचर पे डिपेंड करता है। तो उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं रजिस्टिविटी, ठीक है। रजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दोनों सेम है। मैं समझाने के लिए एक चीज बताता हूं, सुनिएगा ध्यान से। मैं कौन सा कलर ले लूं भैया, बहुत देर से, चलो इसको कलर लेते हैं हम लोग। देखो जो रेजिस्टेंस होता है, अगर ये वायर है, देखो वायर का ये देखो, ये भी एरिया है और ये भी एरिया, इस एरिया को बोलते हैं हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया, और इसका लेंथ है L। तो रेजिस्टेंस इसके लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इसके क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और एक साथ रखेंगे, अगर बोल दिया इक्वेशन नंबर 1 और 2, तो एक साथ लिखेंगे तो क्या होगा L/A, और जब हटाएंगे यहां प्रोपोर्शनलिटी तो एक कांस्टेंट आएगा, वो आएगा रो, और रो ही होता है रजिस्टिविटी, ठीक है। अब इस रो का फॉर्मूला देखूंगा मैं, RA/L, फिर तुम्हारे मन में आएगा कि रो ए पर डिपेंड करता है, एल पर डिपेंड करता है, लेकिन नहीं करता है। रो ना तो ए पर करता है ना तो एल पे करता है, ये करता है टेंपरेचर पर डिपेंड, और ये करता है नेचर ऑफ मटेरियल। नॉम है, नॉम मतलब नेचर ऑफ मटेरियल। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। तो भैया रो का फॉर्मूला हो गया RA/L। देखिए मैं बता रहा हूं, ये जो यूनिट है ना, यूनिट कोई ऐसा एग्जाम ही नहीं है कि जो इसके लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम ले लो, कोई भी एग्जाम ले लो भाई साहब, ये 11 से लेकर 12 तक कोई भी, इसमें जरूर पूछता है यूनिट। तो यूनिट आइए चर्चा करते हैं। सर रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है आपका, होता है ओम। एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। अब लेंथ का क्या होता है, मीटर। मीटर ने मीटर को मार दिया, आंसर क्या आ गया, ओम मीटर आ गया, ठीक है, ओम मीटर। देखिए R इक्वल टू ले लो रो L/A। अगर मैंने एक ऐसा वायर लिया जिसका लेंथ है 1 मीटर और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 1 मीटर स्क्वायर, तो ऐसा जब भी होगा, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो R की जो वैल्यू आने वाली है, जो R की वैल्यू आने वाली है वो आने वाला है रो। सर ये है क्या, तो रेजिस्टिविटी न्यूमेरिकली इक्वल टू रेजिस्टेंस, यानी जो वायर की रेजिस्टिविटी है वो न्यूमेरिकली इक्वल टू क्या है, रेजिस्टेंस। अगर उस वायर की लेंथ हो 1 मीटर और उस वायर का एरिया हो 1 मीटर स्क्वायर। क्लियर है।
चलिए अब यहां पर आप लोग देख लीजिएगा, मैं आप लोगों को वर्कशीट भेज दूंगा, ये पीडीएफ आपको देखना होगा कि आखिर रेंज क्या होता है, कंडक्टर के रेजिस्टिविटी का रेंज क्या होता है, इंसुलेटर का रेंज क्या होता है, कंडक्टर का रेंज क्या होता है, तो ये सब चीजें देखिएगा। अब आप देखेंगे एक एलॉय भी होता है, एलॉय भी होता है। देखिए बेटा, आपने पढ़ा होगा, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे 10th में तो आप देख रहे होंगे कि हम कोरोजन को कैसे हम सही कर सकते हैं। तो दो मेटल को मिला के एलॉय बना दो तो उन दोनों की प्रॉपर्टी इनहांस हो जाती है, उस मेटल की प्रॉपर्टी इनहांस हो जाती है और कोरोड होने में समय लगता है। तो उसी प्रकार से यहां पर जो आपके रेजिस्टेंसेज होते हैं, जो मेटल्स होते हैं, मैं उनको अगर क्या कर दूं, मिक्स कर दूं, तो उनकी प्रॉपर्टी भी इनहांस हो जाती है। एलॉय में आपका एक अच्छा एक रजिस्टर की तरह बिहेव करता है। ठीक, जैसे आप देखते हो बल्ब होता, बल्ब में देखो सिंपल सी बात है, क्या मैं बता दूं यहां पर कि सर कैसे इसकी प्रॉपर्टी इनहांस हो गई। देखो जो मेटल होता है, वो मेटल भैया मेल्ट हो जाता है, लेकिन उसी मेटल से मैं एलॉय बना दूं टंगस्टन जो बल्ब में लगा होता है, तो वो जल्दी मेल्ट नहीं होता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देख लीजिए। एक कॉपर वायर है जिसकी लेंथ है 2 मीटर और एरिया दे ही दिया भैया। अच्छा, एक शॉर्टकट याद रखिएगा, बहुत जगह काम आएगा। सब 1/पाई की वैल्यू होती है 0.318, जिंदगी भर काम आएगा दोस्त, बड़े बड़े न्यूमेरिकल खड़ाक सॉल्व होंगे। अब देखिए, इनको रजिस्टिविटी चाहिए, इन्होंने क्या क्या दिया है, लेंथ दिया है, लिख लो भैया, लेंथ दिया 2 मीटर। ठीक है, आइए अब क्या दिया इन्होंने, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.7 इंटू 10⁻6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और रेजिस्टेंस भी दे दिया इन्होंने 2 इंटू 10⁻2। देखो बच्चा, यहां पर बच्चा गुमराह हो जाता है, यहां पर गुमराह नहीं होना है। देखो ये के ओम का मतलब क्या है, ये वही तो नहीं दे दिया यार, यहां पर क्या मान के चलूं मैं वो मान ले रहा हूं मैं यार। ठीक है, ओम मान ले रहा हूं। चलिए, रेजिस्टेंस हो गया 2 इंटू 10⁻2 ओम। अगर किलो दिया होता तो 10⁻3 मल्टीप्लाई कर देते, ध्यान रखिएगा। तो हमें रजिस्टिविटी चाहिए, तो रो का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, RA/L। बहुत आसान, R कितना है 2 इंटू 10⁻2, A कितना है सर, A कितना दिया 1.7 इंटू 10⁻6। अब सोचो कि L कितना दिया है, L दिया 2, कितना आसान है, 2 से 2 कट गया, ये आ जाएगा 1.7 इंटू 10⁻8 और यूनिट होता है मेरे दोस्त ओम मीटर होता है। ठीक, देखते चलिए, सब चीजें आपको दिखती जाएंगी, छोटी छोटी चीजें, अगर आप रिवाइज कर रहे हो तो। फिर अगला क्वेश्चन, कॉपर वायर्स। अब इससे पहले मैं क्वेश्चन, अभी जब मैंने पढ़ा, ये तो एरिया हो गया दोस्त, ये तो एरिया हो गया, तो R इक्वल टू कितना होने वाला है, R इक्वल टू होने वाला है रो L/A। लेकिन अगर यही मुझे रेडियस दे देता तो R की वैल्यू होती रो L/A की जगह आ जाता πr²। सर यही रेडियस की जगह उसने अगर डायमीटर दे दिया होता, डायमीटर, तो जो रेडियस होता है डायमीटर बाई 2 होता है। तो ये फॉर्मूला R इक्वल टू रो L/, इस πr² की जगह आ जाएगा d²/4। तो कुछ भी दे दे आपको एरिया दे दे, आपको रेडियस दे दे, आपको डायमीटर दे दे, कुछ भी दे दे, सॉल्व कर लो। बस इस बात को ध्यान रखिएगा, 1 में पाई की वैल्यू होती है 0.318। ठीक है ना, आइए क्वेश्चन देखते हैं। बोला आप कॉपर वायर हैज अ डायमीटर, लो भैया आ भी गया, लो अभी बोला मैंने, आ भी गया क्वेश्चन। ठीक है, ये डायमीटर दे दिया भैया 0.5 मिलीमीटर, मिलीमीटर मतलब समझते हैं 10⁻3 मीटर लगाएंगे हम यहां पर। रजिस्टिविटी इतना दे दिया गया, बोल रहा है कि लेंथ कितना होगा इसके रेजिस्टेंस 10 ओम बनाने के लिए। तो भैया आराम में निकाल लो, R इक्वल टू कितना होता है रो L/A। तो L का फॉर्मूला हो जाएगा RA/L, सॉरी RA रो। तो R कितना बोलो सर 10 ओम। अब एरिया निकालना पड़ेगा, पाई कितना भैया 3.14। R कितना है इसका सर 0.5/2, 0.5/2 है ना। तो R² मतलब 0.5/2 मतलब 0.025। तो 0.25 इंटू 10⁻3 का होल स्क्वायर, ये हो गया। और अपॉन में क्या आ गया, रजिस्टिविटी कितना दिया भैया, ओए 1.6 इंटू 10⁻⁻8। अब लगा लीजिए खटाक से, कैसे करेंगे सर, मेरे ख्याल से L ही निकालना, L कितना दिया है 10, दिया है 3.14, अब 2.5 मतलब 0.25 दो बार, लो भैया। अगला क्या हो गया सर 10⁻3 का होल स्क्वायर 10⁻6। आइए अगला क्या है
1.6, इसको जब सॉल्व करेंगे 1.6 वाले नीचे वाले को, तो याद रखिएगा इसको सॉल्व करिएगा, आंसर आ जाएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 7 आ जाएगा। इसको सॉल्व करिएगा, हमने इसको जस्ट किया हुआ है 1.6 वाला, है ना। जब भी होगा एक पावर कम कर दूंगा 6.25 लिख दूंगा, तो ये आ गई वैल्यू, बस बाकी सॉल्व कर लीजिए, आपका ये आंसर मीटर में आ जाएगा दोस्त, मीटर में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसी में एक और क्वेश्चन भी था कि जब हाउ मच रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर डबल, डायमीटर को डबल कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस कितना चेंज हो जाएगा। बहुत आसान है, बहुत आसान, ध्यान रखिएगा इस चीज को कि अगर मैं किसी भी चीज को, जैसे मान लो इसका पहले एरिया अगर ए था, इसका लेंथ अगर एल था, अगर मैं इसको खींचता हूं या मैं इसको डबल करता हूं या कुछ भी करता हूं, तो याद रखिएगा कि इसी वायर से अगर ये चीज बनी हुई है, इसी वायर से अगर ये चीज बनी हुई है, मतलब इसी को मैं कंप्रेस करके क्या किया, मैंने कंप्रेस करके लेंथ घटा दिया या खींच करके लेंथ बढ़ा दिया, तो अगर वॉल्यूम सेम है तो याद रखिएगा कि मैं लिखने वाला हूं AL इक्वल्स टू A डैश L डैश, ठीक है। मतलब अगर एक वायर है लेंथ L का, एरिया A का, और एक वायर ये है, इसी को मैं खींच के लेंथ चेंज किया हूं और एरिया चेंज हो गया है, तो दोनों में जो रिलेशन है वो है AL और A डैश L डैश, और यहां पर R इक्वल टू पहले केस का लिखोगे रो L बाई ए, और यहां पर लिखोगे R डैश बराबर रो L डैश बाई A डैश। तो ऐसे क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिएगा भैया। सीरीज का कॉम्बिनेशन आ गया, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस आ गया, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो याद रखिएगा जो सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है कि एक के बाद एक जब रेजिस्टेंस लगे होते हैं तो उनको हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। हमने यहां पर एक बैट सेल लगा दिया, और याद रखिएगा सीरीज में क्या फायदा होता है कि जो सेल से करंट निकलता है वही इस रेजिस्टेंस में भी जाएगा, वही इसी रेजिस्टेंस में भी जाएगा, ठीक है। यानी करंट जो सेल का होता वही इसमें भी होता, मतलब सीरीज में करंट सेम होता है, गॉट इट। लेकिन पोटेंशियल, ये जो पोटेंशियल V है ना, ये पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब यहां का पोटेंशियल V1 है और यहां का पोटेंशियल बोलो क्या हो जाएगा, V2, गॉट इट। तो V इक्वल्स टू लिखेंगे हम, सर डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब क्या है, यही V ही डिस्ट्रीब्यूट हुआ V1 और V2 में, तो V बराबर लिखने वाले हैं V1 प्लस V2। सर ये V नेट है, V नेट भैया देखो V इक्वल्स टू IR पढ़ते हैं, तो V नेट तो I नेट R नेट, सर V1 तो सर R के, देखिए पहले इसको लिखते हैं V नेट, लिखते हैं V नेट, तो यहां पर V नेट कैसे लिखूंगा, सर I नेट क्या है मेरा I, और R नेट हमें निकालना है। देखो हमें काम क्या है कि हमने एक R1 लिया एक R2 लिया, दोनों को सीरीज में जोड़ा, तो R नेट क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर V नेट बराबर I नेट और R नेट, यही चाहिए। सर V1 क्या है, यहां का करंट यहां का रेजिस्टेंस, सर यहां करंट I है, यहां का रेजिस्टेंस R1 है, लो हो गया भैया। सर यहां का वोल्टेज, यहां का करंट, यहां का रेजिस्टेंस, तो हो जाएगा IR2, तो सब जगह I कट गया भाई साहब, तो क्या लिखने वाला हूं R नेट बराबर R1 प्लस R2। तो सर अगर मैं सीरीज में जोड़ दूं तो R इक्वल टू हो गया R1 प्लस R2। अच्छा बताइए अगर तीन रेजिस्टेंस होता तो क्या लिखते, तीन रेजिस्टेंस होता तो क्या लिखते, सर R1 प्लस R2 प्लस R3। एक एग्जांपल ले लेते हैं और कुछ एक मैं कंक्लूजन लिख रहा हूं, उसको ध्यान रखिएगा। मैंने यहां लिखा 3 ओम और यहां लिया मैंने 6 ओम, तो अगर मुझे लिखना है R नेट तो आएगा R1 प्लस R2 यानी 3 ओम प्लस 6 ओम, और ये आने वाला है मेरे दोस्त 9 ओम। ये जो वैल्यू है इन दोनों में से जो बड़ा है उससे भी बड़ा आ रहा है, मतलब सीरीज में जोड़ने पर उन दोनों में से जो बड़ा है उससे भी बड़ा आंसर आएगा। यानी मुझे अगर दो रेजिस्टेंस को लेकर ज्यादा रेजिस्टेंस बनाना है मैं उसको सीरीज में ऐड करूंगा, गॉट इट। चलिए भैया ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। अब आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन पे, ये तो साफ साफ दिख नहीं रहा भाई। आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन पे, ये देखिए अब इसकी भी खासियत लिखवा तो भैया यहां पर देख लीजिए, खासियत लिख लीजिएगा, ये बहुत जरूरी है खासियत लिखना कि सीरीज में, चाहे पेज बढ़ा दूं, सीरीज में I सेम रहता है लेकिन जो V होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, V होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो मुझे कोई कलर चाहिए जो ये ठीक है, ओके।
लीजिए पैरेलल कॉम्बिनेशन भैया बना रहा था। चलिए इधर आइए, ये आपका हो गया V और ये आपका हो गया यहां पर, ये 3 रेजिस्टेंस, 3 ले लो या 2 ले लो, कोई भी ले लो यार, आपकी मर्जी है, ठीक है। अब समझिए सर, यहां से करंट निकला, यहां से करंट निकला, सर यहां से I निकला भाई साहब, I निकला। अब ये देखो करंट तो सेम हो नहीं सकता, अब उसको 3 रास्ते मिल गए। अब जब 3 रास्ते मिल गए तो यहां पर क्या चला है बताओ, I1 और यहां पर I2 और यहां पर आपका I3 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन सर इसमें एक खास बात है कि अगर यहां पर पोटेंशियल V है तो ये देखो यहां भी पोटेंशियल V होगा, यहां भी V होगा, यहां भी V होगा, मतलब पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, ठीक है। तो करंट देखो यही I जाके वहां पर बटा है, यानी I जाके वहां पर बटा है, थोड़ा सा देखो नहीं बढ़ रहा हो रहा भाई, रुको इसको बड़ा कर ही देता हूं मैं ताकि दिख जाए साफ साफ। हाँ दिख रहा है, यानी देखो यहां पर ये क्या हो रहा है, यही I जाके तीनों बट रहा है, I1 I2 और किसमें I3 में। तो जो I नेट लिखेंगे वो क्या लिखेंगे सर, I1 प्लस I2 प्लस I3। सर I नेट की बात कर रहा हूं तो I नेट बराबर V नेट अपॉन में R नेट, और यही मुझे चाहिए भी, सर ये क्या है V नेट और मुझे क्या चाहिए R नेट। सर I1 किसकी बात करूं, सर यहां का V है, लेकिन यहां का R सर क्या है R1। सर यहां वाले में V कितना है V, R क्या है R2। सर यहां वाले में V है, ये R3 है। सब में V कट जाएगा तो 1 अपॉन में R नेट कितना आने वाला, वो 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, ठीक है। यानी अगर मैं 2 रेजिस्टेंस को R1 मतलब 3 ओम और ये 6 ओम लूं और मैं बोलूं R नेट क्या होगा, तो 1 अपॉन में R नेट होगा 1 अपॉन में 3 प्लस 1 अपॉन में 6। मुझे पता है कि इसका आंसर 2 होगा, लेकिन पूरा सॉल्व करेंगे, एलसीएम ये हो जाएगा 6, 3 2 6, 6 1 6, यहां पर हो जाएगा 1 बाई R, ये हो जाएगा 3 बाई 6, उल्टा करेंगे तो 6 बाई 3 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 2। और खास बात क्या है कि इन दोनों में जो छोटा है उससे भी वैल्यू छोटी आ रही है, मतलब छोटे से भी छोटा, यानी मेरे पास 2 रेजिस्टेंस है, मैं बोलूंगा इससे मैक्सिमम रेजिस्टेंस बना के दिखाओ तो मैं सीरीज में जोड़ूंगा, अब मैं बोलूंगी मिनिमम रेजिस्टेंस बना के दिखाओ तो मैं उसको किस में ऐड करूंगा, पैरेलल में ऐड करूंगा, ठीक है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में याद रखिएगा इस बात को कि पैरेलल में आपका करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है मेरे दोस्त, और डिस्ट्रीब्यूट, अब इसको यहां नहीं लिखता हूं मैं, ऐसे लिखता हूं, आई क्या होगा डिस्ट्रीब्यूट होगा और V क्या रहेगा सेम रहेगा, V क्या रहेगा सेम, ठीक है ना। अब देखो इन भूल गया, अगर 4 रेजिस्टेंसेस हैं सबकी वैल्यू 1-1 ओम है, अगर सीरीज में जोड़ दिया जाए, लो भैया जोड़ दिया मैंने, लो टिंग 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 हो गया भैया। सर ये कितने ओम का है, ये 1 ओम 1 ओम 1 ओम और 1 ओम। भैया अगर रेजिस्टेंस निकालना है तो कैसे लिखूंगा सर, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। अब R1 कितना बताओ सर, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, कितना आंसर आ जाएगा 4 ओम आ गया, 4 ओम आ गया आपका, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, रेजिस्टेंस है 6 ओम कनेक्टेड इन सीरीज विद अनदर रेजिस्टेंस 4 ओम, मतलब ये आपका था 6 ओम और ये आपका था यहां पर 4 ओम, और बैटरी जोड़ी गई इसको 20 वोल्ट से, लो भैया बना दिया मैंने 20 वोल्ट। अब क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द करंट थ्रू द सर्किट, और 6 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। बहुत आसान है, देखो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाना तो पहले आर नेट निकालो, तो पहले आर नेट कितना होगा सर, 6 और 4 हो जाएगा 10 ओम, और आपके पास वी नेट कितना बोलो 20, तो इस सर्किट का आई नेट निकालो पहले। आई नेट का फॉर्मूला होगा वी नेट बटे में आर नेट, सो वी नेट क्या है आपका 20, आर नेट क्या है आपका 10, तो 2 एम्पियर, मतलब कि यहां से जो करंट निकलने वाला है वो 2 एम्पियर का है, और यही करंट वहां भी जाएगा, यही करंट वहां भी जाएगा 2 एम्पियर। और सर यहां का मुझे करंट पता है, यहां का मुझे क्या पता है रेजिस्टेंस, क्या वहां का वोल्टेज नहीं निकाल सकता हूं मैं, तो बोलो V1 कैसे निकालोगे सर, यही तो कहते थे ये V1 है और ये V2 है, तो बोलो V1 कैसे निकालेंगे सर, यहां का I और यहां का R, बोलो 12 वोल्ट आ गया। सर वहां का अगर मुझे निकालना हो तो वोल्टेज, तो पोटेंशियल डिफरेंस, यहां का पोटेंशियल डिफरेंस, यहां का करंट और यहां का रेजिस्टेंस, तो यहां का करंट बोलो कितना है 2 और रेजिस्टेंस बोलो कितना है 4, आंसर कितना आ जाएगा 8। और चेक करो सर यहां 12 वोल्ट, यहां 8 वोल्ट और नेट 20 वोल्ट, मैं बोला था ना यही 20 वोल्ट जाके इस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी यहां 20 वोल्ट है, यहां पर कितना हो जाएगा बोलो, पहले वाले में 12 वोल्ट और दूसरे वाले में कितना वोल्ट
8 वोल्ट। यानी सीरीज में आपका पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होता है और करंट क्या रहता है, सेम। और पैरेलल में क्या होता है कि हर सब में आपका पोटेंशियल सेम होता है और करंट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, चलिए भैया इसको जरा करके दिखाइए, इसको करके दिखाइए और आप भेजिएगा इसका आंसर कमेंट में। अभ्यास लग गई। बोला कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस 3 ओम एंड 6 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इक्विवेलेंट चाहिए व्हेन टू, भैया अभी कराया मैंने, 6 3 2 आएगा, 6 3 2 आएगा। ये हो गया डोमेस्टिक सर्किट, ये क्या हो गया, डोमेस्टिक सर्किट। इसको हम आपको पढ़ाएंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर, भैया पावर का फॉर्मूला होता है वर्क बाई टाइम, लेकिन यहां वर्क नहीं करना है, यहां पर हमें एनर्जी को या तो कंज्यूम करना है या तो रिलीज करना है। तो द रेट ऑफ रिलीजिंग एनर्जी आर कंज्यूमिंग एनर्जी इज कॉल्ड पावर। व्हाट इज पावर, जल्दी बताइए, व्हाट इज पावर? द रेट ऑफ रिलीजिंग आर कंज्यूमिंग एनर्जी इज कॉल्ड पावर। यहां पर वर्क देखो, इससे साफ से बोलते हैं इलेक्ट्रिक वर्क, वो मैकेनिकल वर्क नहीं, यहां पर इलेक्ट्रिक वर्क, यानी एनर्जी यहां पर पक्का। तो द रेट ऑफ रिलीजिंग आर कंज्यूमिंग एनर्जी इज कॉल्ड पावर। ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला कितना होता है भैया, वर्क बाई टाइम। अगर इसका यूनिट जूल हो गया, इसका सेकंड हो गया, तो याद रखिएगा इसका यूनिट होगा वॉट, इसका यूनिट होगा मेरे दोस्त वाट होगा। एक बात आप लोग ध्यान रख लीजिएगा कि इससे क्वेश्चन कंफर्म आना होता है 1 वॉट। भैया 1 वॉट कब होगा बताओ, आइए, ये 1 वॉट कब होता है? अगर मैं 1 सेकंड में, अगर मैं 1 जूल वर्क कर रहा हूं या एनर्जी कंज्यूम कर रहा हूं, तो पावर होगा 1 वॉट, पावर होगा 1 वॉट। लेकिन ये बहुत ज्यादा फेमस नहीं है, ये गलत नहीं है लेकिन फेमस नहीं है, मैं फेमस वाला कराऊंगा। ठीक है ना, तो पावर का यूनिट क्या होगा भैया, वॉट हो गया। सर एक और बड़ी यूनिट भी होती है, किलोवाट। तो सर 1 किलोवाट, 1 किलोवाट बराबर होता है 10 टू द पावर 3 वॉट। सर एक कॉमर्शियल यूनिट भी होती है, वो क्या होता है भैया, सर हॉर्स पावर, और 1 हॉर्स पावर इक्वल टू होता है 746 वॉट। क्लियर है, हो गया, ठीक है। पावर का फॉर्मूला आ गया W/T। अच्छा एक बात बताइए, हमने P को क्या फॉर्मूला पढ़ा है, W/T। क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है जो वर्क से रिलेटेड है इस चैप्टर में? है सर, V इक्वल टू W/Q। तो सर मैं W इक्वल टू क्या कर सकता हूं, VQ रख सकता हूं, तो रख दो VQ। तो P की वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ, VQ बटे में T। तो लो भैया, तो P इक्वल टू हो जाएगा, यानी Q का जो फॉर्मूला है Q/T, सर Q/T से हो जाएगा I। तो मेरे पास जो फॉर्मूला है P इक्वल टू हो गया VI, यानी मेरे पास यानी P इक्वल टू मैं क्या ले सकता हूं, VI, ऐसा फॉर्मूला है P इक्वल टू VI। ठीक, अब ये फेमस है कि सर अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है और करंट कितना आ रहा है 1 एम्पियर, तो याद रखिएगा पावर होगा 1 वॉट। ये फेमस है आपका 1 वॉट, कि अगर मैं किसी भी डिवाइस के क्रॉस अगर मैंने 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया और उस डिवाइस में 1 एम्पियर करंट है, तो पावर की वैल्यू क्या होगी, 1 वॉट। यानी मेरे पास एक 2 फॉर्मूले हो गए, पावर का फॉर्मूला हो गया W/T और एक पावर का हो गया VI। जानते हैं एक और फॉर्मूला बना सकते हैं, कुछ कैसे, रख लो भैया, V को क्या रख लो, IR रख लिया मैंने, V को IR, ये IR हो गया, ये I हो गया, तो रख लो वैल्यू। तो IR बोलो कितना हो जाएगा, I²R। तो फॉर्मूला नंबर हो गया 2, है ना। अरे ये वाला फॉर्मूला ये तो है ही ना भाई, ये तो ओरिजिनल है। मैंने इससे बनाया 2 फॉर्मूले और बना लिए, मतलब फॉर्मूला ये बना लिया मैंने और फॉर्मूला ये मैंने बना लिया। क्लियर है। चलिए सर एक और फॉर्मूला होता है I इक्वल टू तो V/R, रख लो यार, P इक्वल टू V²/R², R से R कट गया, तो P की वैल्यू कितना आ जाने वाला है, V²/R। यानी 3 फॉर्मूले, P का फॉर्मूला पहला VI, P का फॉर्मूला दूसरा I²R, P का तीसरा फॉर्मूला V²/R। सो इतने फॉर्मूले कैसे होंगे भाई, प्रैक्टिस होंगे, ऐसे नहीं होंगे भाई साहब, प्रैक्टिस होंगे। याद रखिएगा कि अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं और पहली बार में आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप क्या करिए, उसको एक बार पढ़िए और कुछ दिन गैप दीजिए, फिर दोबारा पढ़िए, थोड़ा समझ के पढ़िए उसको। मैं गारंटी दे रहा हूं आपको 5% 10% आपको आएगा ही आएगा। क्लियर है। ये तो आपका लेक्चर आपके रिवीजन के लिए है कि आप इसको रिवाइज करिए, जो चीज पढ़ा हमने। अच्छा, P इक्वल टू VI हो गया, P इक्वल टू W/T हो गया, V इक्वल टू W/Q, W इक्वल टू VQ लगाए यहां पर, है ना। हमने यहां पर सॉल्व कर लिया इस चीजों को। जितना तेज होता उतना रिवीजन होता भाई साहब। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। देखिए क्या भाई,
लो यहां पर ये चीज बोला था, वी आई हो गया, एक आई स्क्वायर आर हो गया, एक वी स्क्वायर बाई आर हो गया, है ना। अब क्या बोला जा रहा है, मैं भी बता चुका हूं आप लोगों को, बता ही चुका हूं मैं आपको कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क, वर्क यानी एनर्जी, एनर्जी अपॉन में टाइम। तो बोलो एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो ये तो हुआ पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम। तो कुछ लोगों का कहना है कि सर एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, पी बाई टाइम। तो पी का 3 फॉर्मूले ना, तो सर पी के 3 फॉर्मूले रख सकता हूं। पहला कौन सा, वी आई टी हो गया, दूसरा फॉर्मूला आई स्क्वायर आर टी, तीसरा फॉर्मूला है ना वी स्क्वायर बाई आर टी। भैया मैं तो नहीं प्रीफर करूंगा कि इन सब फॉर्मूले को यूज करो। अब पावर निकालो, एनर्जी का फॉर्मूला कितना है बताओ, पावर इंटू टाइम, पावर निकालो टाइम निकालो, एनर्जी निकालो खटाक से, ठीक, एनर्जी निकालो खटाक से, ओके। अब आता है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो है किलोवाट आवर। तो देखिए ध्यान से, देखो जो रियलिटी में यूनिट है वो तो जूल है, जो रियलिटी में यूनिट है एनर्जी का तो जूल है। कुछ कैसे, अगर पावर की यूनिट क्या हो गई वॉट में और टाइम की वैल्यू क्या हो गई सेकंड में, तो याद रखिएगा एनर्जी की यूनिट होती जूल। लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी की एक और यूनिट होती है, कॉमर्शियल यूनिट होती है, वो होती है किलोवाट आवर। सर ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये भैया ये होता है कि अगर मैं पावर को किलोवाट में रख दूं और टाइम को रख दूं मैं किसमें, आवर में, तो एनर्जी का जो यूनिट होता है वो होता है किलोवाट आवर। यानी जो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है वो है आपका किलोवाट आवर, और 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। अब कहेंगे सर ये कैसे कह रहे हैं आप, ये कैसे होता है इतना जूल, चलिए देखते हैं ध्यान से। अभी मैंने बताया ना एनर्जी का फॉर्मूला पावर इंटू टाइम, अगर ये वॉट में हुआ, अगर ये तुम्हारा सेकंड में हुआ तब ये जूल में होगा, अगर ये किलोवाट में हुआ और अगर ये आवर में हुआ तो ये आपका हो जाएगा किलोवाट आवर। यानी मुझे अगर किलोवाट आवर से मुझे जूल में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा सर, मैं इस किलोवाट को वाट बदलना पड़ेगा। सर मुझे आता बदलना, सर 10⁻³ वाट हो गया। सर मुझे इस आवर को सेकंड बदलना पड़ेगा, बदल ले भाई, 3.6 इंटू 10 टू द पावर कितना, अरे यार गड़बड़ कर दिया, क्या गड़बड़ किया मैंने, डायरेक्ट बोल दिया भैया। चलो फिर से, ये आवर को सेकंड बदलने के लिए क्या करेंगे, तो करेंगे भैया 3600 सेकंड। लो भैया अब बोलिए कि सर यहां पर 36 पे 2 जीरो ऑलरेडी थे और 3 जीरो इसके वजह से आ गए, और ये आ गया वॉट और ये आ गया सेकंड, तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, यानी 3.6 इंटू 10 पावर कितना आ जाएगा 6। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया है कि अगर ये वॉट है अगर ये सेकंड है तो आंसर किस में आएगा, जूल में आएगा। यानी 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6। और जो आपके घरों में बिजली का बिल आता है यूनिट के हिसाब से ना, ये वही किलोवाट आवर है, उसी किलोवाट आवर को ही हम लोग बोलते हैं यूनिट बोलते हैं, ठीक है, यूनिट बोलते हैं। तो 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। देखिए भैया मामला सेट हुआ, यस, नहीं हुआ, लो अब हो जाएगा। कॉमर्शियल यूनिट कितना होता है, 1 किलोवाट आवर बराबर इतने जूल के बराबर होता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिट। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिट। शायद न्यूमेरिकल है क्या, लो भैया हो गया। एनर्जी चाहिए, काम खत्म। सर एनर्जी का फॉर्मूला क्या चाहिए मुझको, पावर इंटू टाइम। पावर कितना है 60 वॉट। सर 60 वॉट दिया है, किलोवाट में बना लेंगे, कैसे बना लेंगे भाई, ये तो बहुत हद हो गई भैया ये तो। चलिए फिर से बोलते हैं, है ना, कि पावर किसमें दिया सर, वॉट में। सर किलोवाट में बना लेंगे, कैसे बनाएंगे, 1000 से डिवाइड करके। टाइम सर आवर में दिया है, अपना तो काम सेट है भैया, तू आवर में पहले से दिया है। तो देखो जीरो ने जीरो को मार दिया, इस जीरो ने जीरो को मार दिया, 6 5 30, 30/10, ओहो ये आ गया 3 किलोवाट आवर। क्या बात है, द राइट आंसर विल बी, एमसीक्यू थोड़ा लगा रहा हूं, राइट आंसर विल बी, आंसर होगा भाई साहब 3 किलोवाट आवर। 3 किलोवाट आवर। अब पटाखा फुड़ा रहे हैं आज भी लोग, है ना। देखिए कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया। चलिए फिर से आ जाओ। एक करंट है 4 एम्पियर का और यहां पर 12 वोल्ट की कार लाइट है और जल रही 10 मिनट तक। तो फिर से वही पूछ रहा है कि एनर्जी क्या होगा। फिर बोल रहा हूं एनर्जी का एक ही फॉर्मूला याद रखो, पावर इंटू टाइम। अब पावर कहीं कोपचे में निकालो साइड से। सर मुझे वी दिया और आई दिया है, तो मुझे याद है कि पावर में वी आई का फॉर्मूला होता है वी आई। ये भैया प्रैक्टिस से आएगा। वी कितना बोलो 12, सर आई कितना बोलो 4, पावर की वैल्यू हो गई 40 वॉट। सर ये वॉट दिया है, अरे किलोवाट में बना लेंगे, कैसे बनाएंगे 1000 से डिवाइड करके। चलिए टाइम की बात करता हूं। सर ये मिनट दिया है, इसको आवर में कैसे बदलेंगे 60 से डिवाइड करके। जीरो ने जीरो को मार दिया तो 6 8 जा, जब ये ऊपर जाएगा मेरे दोस्त
तो 8 इंटू 10⁻³ किलोवाट आवर आ जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं, निकालिए भैया हमने। देखिए हमने क्या किया, पावर को निकाल लेंगे, वॉट में दिया है किलोवाट में बना लेंगे, सर टाइम मिनट में दिया है आवर में बना लेंगे, बस अगर ये किलोवाट में वो आवर में तो क्या आ जाएगा आपका किलोवाट आवर आ जाएगा। क्या बात है, 70 पेजेस हो गए भाई साहब, 70 पेजेस हो गए। देखिए और क्या है, हाँ बोला जा रहा है कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है बहुत हाई रेजिस्टेंस में, जैसे नाइक्रोम में, तो जो रेजिस्टेंस होता है बिकम्स वेरी हॉट एंड प्रोड्यूसेस हीट। भैया देखो यहां पर मैं एक चीज तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं, समझना ध्यान से, कि यहां पर ये आपका रेजिस्टेंस है। आपको बता देता हूं कि यहां से जो चार्ज निकलता है, देखो रियलिटी में तो यहां से चार्ज नहीं निकलता, इलेक्ट्रॉन यहां से निकलता है, लेकिन समझने के लिए हम हर जगह पॉजिटिव मानेंगे कि पॉजिटिव चार्ज यहां से निकला। क्या लेके निकला, तो यहां पर इस सेल से, इस बैटरी से एनर्जी लेके निकला, और जो ही एनर्जी लेके निकला तो वो एनर्जी क्या करेगा, यहां खर्चा कर देगा, और फिर भैया यहां पर वापस आ जाएगा। मतलब समझते हो, यहां से भैया एनर्जी लेके आया चौड़िया के, भाई मेरे पास एनर्जी 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 है रेजिस्टेंस के पास गया, ये जितने रेजिस्टेंस है ना सब मार मार के एनर्जी छीन ली इसके, फिर सारा भिखारी हो गया यहां पर आके, है ना। तो भैया बताओ कि यहां हो क्या रहा है, यहां पर चार्ज क्या हो रहा है, एनर्जी ले रहा है, और ये यहां पर जाके एनर्जी खर्चा कर दे रहा। वो एनर्जी जा कहां रही है, वहां पर कोई बैठा है क्या वहां पर बैठ के वही एनर्जी खा रहा, नहीं खा रहा भाई। यही जो एनर्जी वो हीट के फॉर्म में यहां पर क्या होगा, रिलीज होगा। तो वही बात है कि जब भी मैं किसी हाई रेजिस्टेंस, देखो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो हीट भी ज्यादा होगा, तो वही कहा जा रहा है कि हाई रेजिस्टेंस वाले में करंट फ्लो कराऊंगा तो रेजिस्टेंस से हीट रिलीज होगा, मतलब गर्म हो जाएगा तो हीट रिलीज होगा। मतलब जब भी इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे हाई रेजिस्टेंस में, तब रेजिस्टेंस बहुत गर्म हो जाएगा और हीट प्रोड्यूस करेगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और सबको पता होगा इसी पर बेस्ड बहुत ढेर सारे डिवाइसेस होते हैं आपके यहाँ, आपका जो है हीटर हो गया, आपका प्रेस हो गया, ये सब चीजें हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे डिपेंड करता है। और अभी आपने एनर्जी के 3 फॉर्मूले पढ़े, एनर्जी के 3 फॉर्मूले पढ़े, तो ये वाला फॉर्मूला आप देख लीजिए, H = I²RT, E = I²RT। तो यहां पर जो एनर्जी रिलीज हो रहा है भैया, यहां पर एनर्जी क्या हो रही है, एनर्जी लेके आया और यहां पर हीट के फॉर्म में रिलीज हो गई। मतलब ये जो एनर्जी थी, जो I²RT एनर्जी था, अभी पीछे की ये तीनों डिराइव, वो हीट के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, ठीक ना। और इसी को हम लोग बोलते हैं जूल्स लॉ। बोलता किसी भी डिवाइस में अगर मैं करंट फ्लो कर रहा हूं जिसमें हाई रेजिस्टेंस है, तो उसमें जो हीट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I² होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होगा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होगा। तो तीनों में से केवल यही वाला यूज करते हैं कि किसी द हीट प्रोड्यूस इन अ वायर इज ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, देख लीजिए, स्क्वायर ऑफ रेजिस्टेंस देख लीजिए, स्क्वायर नहीं स्क्वायर ऑफ रेजिस्टेंस बोला, अरे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस सही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम ये भी सही है ना। तो भैया देखो फॉर्मूला H = I²RT, बस ये जूल्स लॉ के लिए काम आता है। अब मेरे ख्याल से ये टॉपिक भी 3 स्टार में सम्मिलित है भैया, जितना भी 3 स्टार बता दे रहा हूं उस एग्जाम में से कंफर्म आपका एक क्वेश्चन आना ही आना। बता चुका हूं कि एक डिवाइस में देखो ये क्या होगा, टोस्टर हो गया, आयरन हो गया, केटली हो गया, स्टोव हो गया, ये कौन सा स्टोव हो गया ये वाटर हीटर हो गया, सब चीजें क्या है आपका, किस पर बेस्ड है आपके, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चलिए बहुत देर तक हम लोग जुड़े रहे, है ना। तो कुछ भी होगा अच्छा लगा होगा तभी बताइएगा, कहां पर कमियां हैं उसको भी बताइएगा, क्योंकि हम आपके लिए यहां पर मेहनत कर रहे हैं, और अगर आप कमियों को बताएंगे तो उसको इंप्रूव करके अगली बार और अच्छे से आया जाएगा आप लोग के लिए। तो इतने के लिए बाय बाय। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए।